किसने कहा कि? विंदन गुस्से में चिल्लाया। मैंने किया। क्या तुम्हें कोई समस्या है? तुम क्या करोगे? मेरे कबीले को चुनौती दो। आप ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार तुम ताकतवर से डरते हो। एक आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ा। वह आदमी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके कान थोड़े लंबे थे, गहरे नारंगी रंग की आंखें आग की तरह, उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो आग लगी हो। उसके शरीर पर अजीब पैटर्न थे। वह एक दानव था। दानव के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जब वह बिना किसी डर के विंदन के सामने खड़ा था। वह क्यों डरेगा? वह अग्नि से था। हालांकि एक अन्य मध्य स्तरीय कबीला। हालांकि स्थिति के मामले में अग्नि और नियति एक ही लगते थे। अग्नि उनसे कहीं अधिक मजबूत थी और उसके पास एक अर्धसंत था जो उनका समर्थन कर रहा था। शक्ति की दृष्टि से वे नियति से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अल्हार, विंडन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पुकारा। वह जानता था कि यह आदमी कौन था। क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पीछे हट रहे हैं? आपका वैभव कहाँ चला गया? अल्हार ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ सवाल किया। ऐसा मत सोचो कि हम तुमसे डरते हैं, विंडन ने चेतावनी दी। कि क्या मैंने सही सुना? एक काया कुतिया कह रहा है कि वह डरा हुआ नहीं है। क्या आपको यकीन है कि इस 100 बनाम 13 में आप लोग वास्तव में 13 नहीं हैं? क्योंकि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, कुछ नहीं है, 100 को कहना चाहिए। अल्हार बोला और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पिता के पास मत जाओ, एक सीडोजेनेसिस यहाँ हैं, विंडन उत्तर देना चाहता था। हालांकि अचानक चिल्लाने से वह बाधित हो गया। वह, अल्हार और बाकी सभी लोग घूमे और उनकी नज़र 13 प्राणियों पर पड़ी जो उनके चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उनकी ओर चल रहे थे। इन सभी ने काले रंग का बैटल सूट पहना हुआ था और जैसे ही वे सामने आए उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाड़ में जाओ, अफवाहें सच हैं। ऐसा लगता है जैसे वे एक अलग दुनिया से हैं। वे इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? नक्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नक्स, तलवार लड़की। भीड़ पागल हो गई। हालांकि नक्स और अन्य लोगों ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वे विंडन और अल्हार की ओर चले और फिर, ये काफ़ी भीड़ है, तुमने अच्छा काम किया विंडन। नक्स ने तारीफ की। विंडन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि नक्स किस बारे में बात कर रहा था। हालांकि सच्चाई ये थी कि वह व्यक्ति नहीं था जिसने इस लड़ाई का विज्ञापन किया था। वह ग्रैनर की तरह मूर्ख नहीं था। विंडन सोचने लगा, ये किस कमीने ने किया? क्या उसके कबीले के सदस्य ने उसके आदेश के विरुद्ध काम किया? नहीं, ये संभव नहीं था। तो आप नक्स लिएंडर हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जब विंडन ये सब सोच रहा था, अल्हार बोला। नक्स ने उत्तर दिया, अल्हार फाइंडेक्स, मैं तुम्हें यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आप मुझे जानते हैं? अल्हार आश्चर्यचकित लग रहा था। बेशक मैं उन सभी कुलों के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों के बारे में जानता हूं जिनके खिलाफ मैं भविष्य में प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। और निस्संदेह अग्नि भी उस सूची में है। नक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। नहीं, वह अचानक मेहनती नहीं बन गया। हम नक्स के बारे में बात कर रहे थे। नाम, अल्हार फाइंडेक्स। आयु, 1724। मन, खेती, महान ऋषि। शारीरिक खेती, नश्वर। रेस, फ्लेम डेमन मध्यम। व्यवसाय, अग्नि के सदस्य। LVL 113। युद्ध शक्ति 445 632। संभावित 550 000। वह केवल सिस्टम पर भरोसा कर रहा था। उन सभी लोगों को याद करने का कोई मतलब नहीं था जिनसे वह मिलता था। मुझे अग्नि और अल्हार फाइंडेक्स के बारे में और बताएं। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कुछ भी जानने का कोई तरीका नहीं था। उसका सबसे हालिया गुलाम इसमें विशेषज्ञ है। नक्स ने आसानी से अपने गुलाम से संपर्क किया और जल्द ही उसने वह सब कुछ सीख लिया जो उसे सीखना था। क्या आप कह रहे हैं कि एक सीडोजेनेसिस हमें भविष्य में चुनौती देगा? अल्हार ने प्रश्न किया। आप इसका इंतजार कर सकते हैं, नक्स ने उत्तर दिया। अरे, निश्चित रूप से आपके बड़े सपने हैं। आप जो सपना देखते हैं उसे हासिल करते हैं। हाँ, टिल्डे, ये सही है। तो आप कह रहे हैं कि नियति को चुनौती देना हमेशा से आपकी योजना थी? अल्हार ने प्रश्न किया। बिल्कुल नहीं। हम संभवतः किसी यादृच्छिक कबीले को कैसे चुनौती दे सकते हैं? हमारा लक्ष्य केवल शीर्ष हासिल करना है। ये बस कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुआ। ये हमारी योजना में नहीं था। हालांकि मैं एक कदम के तौर पर कहूँगा, वे इतना बुरा नहीं कर रहे हैं। नहीं, वे इसमें काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इसके लिए ही बने हैं। नक्स ने तारीफ की। कमीने, विंडन ने शाप दिया। देखा, विशिष्ट पार्श्व पात्र जिनमें संवादों का कोई अन्य सेट नहीं है। मैंने तुमसे कहा था वे प्राकृतिक हैं। हाँ, टिल्डा। अल्हार जोर से हंसा। आप सही कह रहे हैं, वे इस रूप में महान हैं। नक्स भी थोड़ा मुस्कुराया। अरे, जितना चाहो हंसो लड़के। जिस क्षण हम उस हॉल में चलेंगे मैं आपको पछतावा करवाऊंगा। मिलियाना ने चेहरे पर डरावनी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। नक्स ने कुछ देर तक मिलियाना की ओर देखा, फिर वह मुड़ गया। वैसे भी, अल्हार, मैं तुम्हारे साथ आसानी से पेश नहीं आऊंगा, तैयार रहो।
मुझे आपकी चुनौती का इंतजार रहेगा। अल्हार मुस्कुराया। नक्स ने सिर हिलाया और फिर वह बैटल हॉल की ओर चलने लगा। उनके कबीले के सदस्यों ने उनका पीछा किया और भीड़ ने तुरंत उनके लिए रास्ता बना लिया। विंदन ने कुछ देर इंतजार करने का फैसला किया, उसकी उस कमीने का पीछा करने की कोई योजना नहीं थी। अल्हार ने जब ये देखा तो वह हंसा। वह समझ गया कि विंदन क्या सोच रहा था और ईमानदारी से कहूं तो विंदन की कोई गलती नहीं थी। एक्सीडोजेनेसिस की आभा उतनी ही मजबूत है। ये 100 बनाम 13 डेथ मैच। जिस क्षण से एक्सीडोजेनेसिस उसके सामने आया, उस क्षण से लेकर उनके जाने तक उसे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि वे हारने वाले हैं। वे वास्तव में विशेष हैं। जब अल्हार ने उनकी पीठ देखी तो वह प्रशंसा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन फिर अचानक जैसे ही उसकी नज़र एक बैंगनी बालों वाले राक्षस पर पड़ी, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। एलिया, उसने पुकारा, यह क्या है भगवान अल्हार। एक सम्राट स्टेज सक्कुबस आगे बढ़ी और अपना सिर झुकाया। वो सक्कुबस, उसके बाल, यह कोई भ्रम तो नहीं है। अल्हार ने आयशा की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। एलिया ने आयशा की ओर देखा, फिर अचानक उसकी आंखें भय से फैल गईं। यह कोई भ्रम नहीं है। एलिया ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए बुदबुदाया। वह उस जगह का कोई व्यक्ति इस तरह एक नए कबीले में शामिल होकर यहाँ क्या कर रहा है? अल्हार समझ न सका। मुझे नहीं पता। एलिया अवाक रह गई। उसका दिमाग फिलहाल अस्त व्यस्त था। वह बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। वो बैंगनी बाल, ये निश्चित रूप से शाही परिवार की विशेषताएं थीं। लेकिन क्यों? शाही परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ क्यों होगा? और वह उस कबीले का हिस्सा क्यों थी? आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? विंदन, जिन्होंने उनकी बातचीत सुनी, सवाल करने से खुद को नहीं रोक सके। अल्हार ने कुछ देर तक विंदान की ओर देखा और उसके चेहरे पर अज्ञानतापूर्ण भाव देखकर अल्हार टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। तुमने सच में गड़बड़ कर दी। बम। डेस्टिनी के सदस्यों के अंदर आने के बाद बैटल हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। बैटल हॉल एक विशाल इमारत थी जिसे सबसे मजबूत सामग्रियों से बनाया गया था। इस इमारत की दीवारों की रक्षात्मक शक्ति इतनी मजबूत है कि सेंट स्टेज कल्टीवेटर भी इसे तोड़ने में असमर्थ हैं। कई लोगों की अपेक्षा के विपरीत बैटल हॉल के अंदरूनी हिस्से वास्तव में बहुत साधारण थे। ये सफ़ेद फर्श और सफ़ेद दीवारों वाला एक अनावश्यक रूप से बड़ा कमरा था। यह इमारत खड़ी कैसे थी, यह एक सवाल हो सकता है। बैटल हॉल के अंदर 2 लोग काले लबादे पहने हुए थे और उनके चेहरे काले मुखौटे से ढके हुए थे। किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। वे दोनों पैतृक क्रम से थे और दोनों कुलों को बस इतना ही जानना आवश्यक था। आप जिस भी दूरी पर सहज हों, एक दूसरे के बगल में खड़े रहें। लबादा पहने हुए लोगों में से एक ने निर्देश दिया। डेस्टिनी और एक्सीडोजेनेसिस के सदस्य अपनी लड़ाई की स्थिति लेकर दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। शुरू करना। घड़ी वाले आदमी ने फिर से नियमों को समझाने की जहमत भी नहीं उठाई। वह उद्घोषक नहीं था, यह उसका काम नहीं था। यदि आप डेथमैच में आ रहे थे तो आपको नियमों को जानना चाहिए। उसके पास इतनी मूर्खतापूर्ण चीज़ पर अपना समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही उसने मैच शुरू होने का संकेत दिया, वह और उसका साथी हवा में उड़ गए और फिर दोनों कुलों को मंच देते हुए गायब हो गए। दोनों कबीले चले गए। नियति अपने साथ लाए गए 100 कृषकों में 61 सम्राट, 34 ऋषि और 5 महान ऋषि थे। यहाँ तक कि ग्रैना भी यहाँ थे। अंतर केवल इतना था कि इस बार वह पहले की तुलना में बहुत अधिक चुप थे। नियति पूरी तरह से खराब हो रही थी। उनके 100 कबीले सदस्यों में से 28 एडेन को छोड़कर बॉडी कल्टीवेटर थे और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वे सभी एक्सीडोजेनेसिस की ओर दौड़ पड़े। लगभग 20 मैना कल्टीवेटर्स ने अपने सबसे मजबूत स्पेल तैयार किए। जैसे ही उनके बॉडी कल्टीवेटर्स प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ते हैं, वे बड़े स्पेल डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्य 20 मैना कल्टीवेटर्स ने विरोधियों का ध्यान भटकाने और उन्हें बॉडी स्टेज कल्टीवेटर्स पर हमला करने से रोकने के लिए आग के गोले, विंड ब्लेड्स आदि जैसे बुनियादी मंत्रों की शूटिंग शुरू कर दी। जहां तक बाकियों की बात है, उन्होंने अपनी सुरक्षा स्वयं तैयार की, अपने अवरोध तैयार किए। डेस्टिनीज मैना कल्टीवेटर्स ने खुद को 7 इकाइयों में विभाजित कर लिया था। प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक पीक सेज द्वारा किया जाता था और वे पूरी लड़ाई में एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे का कारण सरल था, एक ही दिशा से बचाव करना सरल था। हालांकि जिस क्षण सभी दिशाओं से हमले आते हैं, सब कुछ अनगिनत गुना कठिन हो जाता है। या तो आप समय पर अवरोध डालने में विफल रहते हैं, या आपके द्वारा डाला गया अवरोध आगामी मंत्रों से बचाव के लिए बहुत कमजोर है। 7 इकाइयां 7 अलग अलग कोनों से एक्सीडोजेनेसिस पर हमला करने के लिए तैयार की गईं, जबकि वे 27 बॉडी कल्टीवेटर्स से निपटने में व्यस्त हैं जो क्रोधित सांडों की तरह उन पर हमला करेंगे। पहल, प्रमुख हमला और बचाव। नियति ने सब कुछ तैयार किया था। दृष्टिकोण ईमानदारी से काफी सरल था। डेस्टिनी एक्सीडोजेनेसिस को अभिभूत करने के लिए संख्याओं का उपयोग करने जा रही थी। नियति के महान ऋषि हिले नहीं, उन्होंने अभी युद्ध का अवलोकन किया। वे देखना चाहते थे कि एक्सीडोजेनेसिस किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा।
हालांकि एक्सीडोजेनेसिस बहुत घबराया हुआ नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही इस तरह की किसी चीज़ की उम्मीद थी। ईमानदारी से कहें तो इस आंदोलन पर उनकी प्रतिक्रिया नीरस लग रही थी। उन्होंने अपनी स्थिति नहीं बदली। एक्सीडोजेनेसिस ने उनकी युद्ध शक्ति को भी दो इकाइयों में विभाजित कर दिया था। एक इकाई में एस्टारिया और नक्सटैंक के रूप में कार्य करेंगे, जबकि एम्बर, थायरा, स्काइला, आयशा और इवन उच्च स्तरीय जादू करते हुए प्रमुख क्षति डीलरों के रूप में कार्य करेंगे। लेन, फैल्बर्टा, अमाया और एड्डा रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अमाया भी मिस्ट का उपयोग करके अपने विरोधियों को परेशान कर रही होगी। ईमानदारी से कहें तो उसकी मिस्ट उनमें से किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हालांकि यह मैना को निगल सकती है और दृष्टि में बाधा डाल सकती है, और अमाया उसका पूर्ण उपयोग करने की योजना बना रहा था। एक अतिरिक्त क्षति डीलर था जिसका उल्लेख अन्य लोगों के साथ नहीं किया गया था। अल्लूरा सक्कुबस समूह के ठीक बीच में खड़ी थी, सभी दिशाओं से सुरक्षित। वह इस यूनिट की मुख्य क्षति डीलर थी। एस्टारिया, अचानक अल्लूरा ने पुकारा। यह क्या है? उसकी ओर मुड़े बिना एस्टारिया ने सवाल किया। तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहते थे, है ना? अल्लूरा ने सवाल किया। एस्टारिया अंततः उसकी ओर मुड़ी और उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। प्रतिस्पर्धा के बारे में क्या ख्याल है? आइए प्रतिस्पर्धा करें कि हम कितने विरोधियों को हराते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितने को मार गिराया? एस्टारिया ने सवाल किया। उसका व्यवहार काफी सरल था। वह अपने दुश्मन की ओर दौड़ती है और उसे मार डालती है। लेकिन अल्लूरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, फिर उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं और थर्ड, अचानक एक एम्परर स्टेज बॉडी कल्टीवेटर जो उनकी ओर तेजी से आ रहा था, अपने घुटनों पर गिर गया। तुम्हें क्या हुआ, कमीने? सावधान रहो। अन्य बॉडी कल्टीवेटर जो उस आदमी के ठीक पीछे थे, उन्होंने भी अपना संतुलन खो दिया। अल्लूरा बस मुस्कुराई, फिर उसकी बैंगनी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उसने एस्टारिया की आंखों में देखा और उत्तर दिया, जो कोई भी बिना किसी स्पष्ट कारण के इस तरह गिर जाता है, वह जान ले कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसे बाहर निकाला था। क्या होगा अगर आयशा ने ही ऐसा किया हो? एस्टारिया ने सवाल किया। आयशा ने उत्तर दिया, मैं आज केवल अग्नि मंत्रों का उपयोग करूंगी। अल्लूरा ने पहले ही उससे बात कर ली थी। आखिरकार यह पहली बार था जब अल्लूरा आखिरकार पूरी तरह से बाहर जा सका। वह यह मौका चूकना नहीं चाहती थी। वह वंश शून्य है। एस्टारिया, आपका शीर्षक सबसे मजबूत है। इसकी अच्छे से रक्षा करो, नहीं तो मैं इसे छीन लूंगा। एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई। उसके चारों ओर का मन हिल गया और वह अपनी तलवार घुमाते हुए निकटतम स्टेज बॉडी कल्टीवेटर के ठीक बगल में दिखाई दी। जल्द ही अन्य महिलाएं भी गंभीर होने लगीं। वे भी शर्त में भाग लेना चाहते थे। 27 बॉडी कल्टीवेटर जो उनकी ओर दौड़े। खैर, वे केवल अपनी किस्मत को कोस सकते थे। उनके लिए सौभाग्य से ऐसा लग रहा था जैसे नक्स अभी तक अपनी चाल नहीं चल रहा था, क्योंकि उस पर मुश्किल से ही किसी की नज़र थी। उसने बस एक सफ़ेद गोला निकाला और अपना काम करना शुरू कर दिया। एक्सीडोजेनेसिस की पहली इकाई व्यवस्थित थी। जहां तक दूसरी इकाई का सवाल है, खैर यही वह इकाई थी जिसमें मेलिया थी। हाँ, मेलिया अकेली खड़ी थी, दुनिया की परवाह किए बिना। उसने बस कमरे के चारों ओर 4 स्टोरेज रिंग फेंकी और फिर एकमात्र ग्रेट स्टेज बॉडी कल्टीवेटर एडेन पर नजर डाली, जो उसकी ओर दौड़ रहा था। मेलिया ने एडेन की ओर देखा, जो उसकी ओर दौड़ रहा था, और फिर उसकी उंगली पर अंगूठी चमक गई और उसके हाथ में एक सफ़ेद लंबी तलवार दिखाई दी। मैंने नहीं सोचा था कि आप एक बॉडी कल्टीवेटर होंगे, एडेन ने बुदबुदाया जब उसने देखा कि मेलिया जादू की तैयारी करने के बजाय अपनी तलवार निकाल रही है। मैं नहीं हूँ, मैं मैना कल्टीवेटर हूँ, मेलिया ने चेहरे पर शांत भाव के साथ उत्तर दिया। हे, और आप एक बॉडी कल्टीवेटर के खिलाफ आमने सामने लड़ने की योजना बना रहे हैं? हो सकता है कि मैंने आपको ज्यादा आंका हो। एडेन, जो पहले से ही मेलिया के सामने था, हंसा। क्या आपके दोस्त अभी तक नहीं जा रहे हैं? हालांकि मेलिया असामान्य रूप से शांत लग रही थी। उसके इस शांत रवैये ने एडेन को किनारे कर दिया। उसकी तलवार चली और कट गई। उसने एक ही बार में मेलिया का सिर काटने की कोशिश की। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई मैना कल्टीवेटर उसके खिलाफ सीधे लड़ सके। वे इसमें शामिल होने की जहमत क्यों उठाएंगे? अगर यह नज़दीकी लड़ाई है तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, उन्होंने कहा। क्लैंक, मेलिया ने बस उसके हमले को रोक दिया और फिर उसकी तलवार को रोक दिया। एडेन ने अपना संतुलन खो दिया। मेलिया ने फिर उसकी छाती पर निशाना साधा। एडेन ने अपनी तलवार से बचाव किया और फिर पीछे कूदकर दूरी बनाई और अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया। इस बार मेलिया आगे बढ़ी। हाँ, एक मैना कल्टीवेटर के रूप में उसने बॉडी कल्टीवेटर के साथ दूरी कम कर दी। क्लैंक, एडेन ने उसके हमले को रोका और फिर अपनी तलवार काट दी। इस बार मेलिया पीछे हट गई। हालांकि एडेन की गति अचानक तेज हो गई। वह आगे बढ़ा और उसकी तलवार से उसकी बांह कट गई। मेलिया को कोई परवाह नहीं थी। इस तरह का एक छोटा सा घाव उसका पुनर्जनन इस तरह से देखभाल करेगा जैसे कि यह कुछ भी नहीं था।
पिशाचों के पास ये हास्यास्पद लाभ था, इस तरह के छोटे घाव उनके खिलाफ बिल्कुल बेकार थे। मेलिया फिर से एडेन की ओर दौड़ी। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। उन दोनों के बीच मारपीट जारी रही और जितना अधिक समय बीतता गया उतना ही अधिक एडेन असमंजस में पड़ गया। कैसे? आखिर यह अब भी कैसे चल रहा था? वह मेलिया को दूर क्यों नहीं धकेल सकता? वह स्पष्ट रूप से एक मैना कल्टीवेटर थी। चाहे गति हो या ताकत, वह दोनों ही मामलों में श्रेष्ठ थे। तो फिर मेलिया अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? वह अब भी उसके सभी हमलों को क्यों रोक रही थी और मौका मिलने पर उस पर हमला भी क्यों कर रही है? अचानक एडन का ध्यान मेलिया की आंखों पर गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। नहीं, यह कोई भ्रम नहीं था, या इसलिए नहीं कि मेलिया कितनी केंद्रित थी, उसकी आंखें वास्तव में चमक रही थीं। एडेन ने फिर कुछ देखा। उसकी प्रतिक्रिया की गति, किसी कारण से उसकी प्रतिक्रिया की गति सामान्य से बहुत धीमी थी। क्लैंक। एडेन ने मेलिया की तलवार को रोक दिया जो उसकी गर्दन तक पहुंचने वाली थी। तब उसे एहसास हुआ कि अगर वह पहले आगे बढ़ा होता तो उसकी तलवार उसके इतने करीब आने से पहले ही वह इस हमले का रास्ता रोक सकता था। इतना ही नहीं, वह मेलिया की तलवार का इस्तेमाल भी कर सकता था, उस पर हमला करने के लिए संतुलन बनाया, लेकिन किसी कारण से उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं था कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह नहीं कर सका। उसका दिमाग इतनी तेजी से गणना नहीं कर सकता था, और उसने एडेन को भयभीत कर दिया। उसने अपना पूरा जीवन अपनी तलवार का प्रशिक्षण लेने में बिताया था, वह अनगिनत लड़ाइयों में शामिल हुआ था, और वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसका शरीर सबसे कुशल तरीके से चलने लगता था, इससे पहले कि वह खुद इसके बारे में सोच पाता। उसके जैसा कोई कैसे इस तरह के एक साधारण कदम की गणना करने में विफल हो सकता है? एडेन की नज़र फिर मेलिया की लाल आंखों पर पड़ी। तुमने मेरे साथ क्या किया है? उन्होंने सवाल किया। हालांकि मेलिया ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस हमला करना जारी रखा। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। एडेन ने आखिरकार कुछ और भी देखा। जब एडेन ने मेलिया के हमलों को रोका तो उनकी तलवारें टकरा गईं। शुरुआत में वह था जो लगातार मेलिया पर हमला कर रहा था, उसका फायदा स्पष्ट था और उसके कुछ हमले उसके बचाव के माध्यम से भी गुजर गए। इस प्रक्रिया में वह घायल हो गई। हालांकि जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, स्थिति भी बदलने लगी। उसका लाभ खत्म होने लगा। मेलिया ने उसके अधिक से अधिक हमलों को रोकना शुरू कर दिया और जल्द ही वही आक्रमण करने लगी। क्लैंक। एडेन ने एक और हमले को रोका और वापस कूद गया। उन्हें मौजूदा हालात पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। ये सब न केवल भ्रमित करने वाला था बल्कि अजीब तरह से परेशान करने वाला भी था। हालांकि मेलिया ने उसे कोई समय नहीं दिया और फिर से आगे बढ़ गई। क्लैंक। एडेन को फिर से मजबूर होना पड़ा। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। मेलिया ने फिर से हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। एडेन ने उन सभी हमलों को रोकने के लिए अपनी तलवारों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर एक बार गुजर गया। एडेन समय का सही अनुमान लगाने में विफल रहा और मेलिया की तलवार उसके कंधे पर लगी। बेशक यह कोई बड़ी चोट या ऐसा कुछ नहीं था, ये तो बस एक छोटी सी खरोंच थी, लेकिन तथ्य यह है कि मेलिया, एक मैना कल्टीवेटर, वास्तव में किसी भी मंत्र का उपयोग किए बिना एक नज़दीकी लड़ाई में उससे एक बॉडी कल्टीवेटर को चोट पहुंचाने में कामयाब रही। यही बात एडेन को वापस ले गई। लड़ाई उसके लाभ से गतिरोध में बदल गई और अब यह मेलिया के लाभ में स्थानांतरित हो गई है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ थी। मेलिया की लाल आंखें फिर चमक उठीं। उसकी आंखों में मत देखो, एडेन अंदर से चिल्लाया। वह नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन वे लाल आंखें बेचैन करने वाली थीं। एडेन ने मुड़कर मेलिया की तलवार की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वह अपनी आंखों को दूसरी ओर देखने के लिए मना नहीं सका। अपनी आंखें बंद करने के बाद भी उसे वह घूरना अभी भी महसूस हो रहा था। वो चमकदार लाल आंखें। एडेन ने खुद को उनमें खोया हुआ पाया। उसकी प्रतिक्रिया की गति और भी धीमी हो गई और मेलिया की तलवार फिर से उसकी रक्षा को भेद गई। तो फिर और फिर जल्द ही एडेन का शरीर तलवार के निशानों से ढक गया। मेलिया के हमले और तेज हो गए और एडेन को उन सभी से बचना मुश्किल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी बार है जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा ही आश्वस्त हैं। अचानक मेलिया, जो पूरे युद्ध के दौरान चुप थी, बुदबुदाने लगी। मत भूलो, जिसने 100 बनाम 13 का सुझाव दिया वह आप लोग नहीं थे, ये नक्स था। मेलिया ने बात की और उसके शब्दों ने किसी कारण से एडेन की ओर से एक बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। ऐसा लगा जैसे उसने ये शब्द पहले भी सुने हों। नक्स के पास ऐसी पागलपन भरी शर्तों को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। 100 बनाम 13 डेथ मैच, अगर उसे लगता है कि वह हार जाएगा तो वह इसे क्यों स्वीकार करेगा? क्या आपने यह नहीं सोचा, क्या हो अगर शुरुआत में ये सब एक जाल था? एडेन ने अपना वाक्य समाप्त किया। तुम तेज हो, विशेष रूप से उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसमें आपको वर्तमान में होना चाहिए। मेलिया ने तारीफ की। आपका क्या मतलब है? मैं जिस राज्य में हूँ, आपने मेरे साथ क्या किया है? एडेन ने सवाल किया और मेलिया पर कूदकर हमला कर दिया। उसकी नज़रें अब भी मेलिया की नज़रों से हट नहीं रही थीं।
वैसे भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया, लगता है आपके साथी बेचैन हो रहे हैं। मेलिया बुदबुदाती हुई अचानक पीछे की ओर कूद पड़ी। बूम! अचानक जिस जमीन पर वह खड़ी थी वह फट गई। एक लाल बालों वाली महिला एडेन के सामने आए और उसे अपनी पूरी ताकत से लात मारी। आप क्या कर रहे हैं? आप कबीले को कैसे धोखा दे सकते हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एडेन ने गुस्से में जवाबी गोली मार दी। वंश के साथ विश्वासघात, ये कुतिया किस बारे में बात कर रही थी? क्या तुम्हें लगता है हमें पता नहीं चलेगा? पहले तो मुझे लगा कि आप बस उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से उसके साथ नरमी बरत रहे हैं। जब तक उसके कबीले के सदस्य हमारे कबीले के अन्य सदस्यों के साथ सौदा नहीं कर लेते, तब तक ऐसा व्यवहार करने की आपकी योजना, जैसे कि आप उससे लड़ रहे हैं और फिर आप, वह और एक सीडोजेनेसिस के सदस्य हम पर हमला कर देंगे, ये बहुत स्पष्ट है। तुम कमीने हो, इसीलिए तो तुम हमें लड़ने से रोकना चाहते थे। आप शुरू से ही उसके पक्ष में थे। थोड़ा इंतजार करिए, आपकी इस मूर्खतापूर्ण योजना को नष्ट करने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपको भुगतान करूंगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? उनके सदस्य हमारे सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हमारी संख्या पूरी तरह से उनसे अधिक है, एडेन ने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र युद्ध के मैदान पर पड़ी, वह ठिठक गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? उनके सदस्य हमारे सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हमारी संख्या पूरी तरह से उनसे अधिक है, एडेन ने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र युद्ध के मैदान पर पड़ी, वह ठिठक गया। वाह, आखिर क्या हुआ? उसने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए सवाल किया। युद्ध क्षेत्र, ये पूरी तरह से गड़बड़ था। उनकी यूनिट जिसमें बॉडी कल्टीवेटर्स शामिल थे, वह हर जगह फैली हुई थी। तलवार वाली लड़की अकेले ही 3 ऋषियों के खिलाफ लड़ रही थी, और देखने से ऐसी हालत में भी वह अभी भी डटी हुई थी। वह बैंगनी बालों वाली सक्कुबस विनाशकारी अग्नि मंत्रों की एक श्रृंखला का निर्माण कर रही थी, जैसे कि उसे मन लागत की कभी परवाह नहीं थी। ये लगभग उस बिंदु पर था जहां ये लापरवाह और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। वह अकेले ही 10 कल्टीवेटर से मुकाबला कर रही थी। उसके पीछे की अन्य महिलाओं ने भी उसके हमलों के बीच में हमला किया और उन्हें अपने पैर जमाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जहां तक बाकियों की बात है, बाकी किसान अपने चेहरे पर भावहीन भाव लिए हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया किए बिना, यह ऐसा था मानो उनकी आत्मा ही उनसे छीन ली गई हो। इस राज्य में 15 से अधिक बॉडी कल्टीवेटर थे। उन 15 बॉडी कल्टीवेटर में कुछ सबसे होनहार ऋषि भी शामिल थे। एडेन को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ, हालांकि एक बात बहुत स्पष्ट थी। बॉडी कल्टीवेटर्स यूनिट, जिसका उद्देश्य अपने भयंकर आक्रमण बल के साथ दुश्मन की रक्षा को नष्ट करना था, अब बचाव पर थी। नहीं, यह एक अल्पकथन था। बचाव पर होने के बजाय ये कहना बेहतर था कि यूनिट को नष्ट किया जा रहा था। एडेन की नज़र तब मैना कल्टीवेटर्स यूनिट्स पर पड़ी, जिन्हें दुश्मन यूनिट पर मंत्रों से बमबारी करनी थी और बॉडी कल्टीवेटर्स यूनिट की रक्षा करनी थी। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे सभी इकाइयां गड़बड़ थीं। मुख्य हमलावर, जो बड़े पैमाने पर जादू करने के लिए जिम्मेदार थे, सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और उनके चेहरों पर भी वही बेजान भाव थे। बाकी लोग नक्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो थायरा और एम्बर के साथ उनसे लड़ रहा था। हाँ, केवल वे 3 लोग अकेले ही अराजकता फैला रहे थे और 7 इकाइयों के विरुद्ध लड़ रहे थे। निस्संदेह उन्हें बाकी महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा था, जो दुश्मनों पर मंत्रों से हमला करती रहीं। मैं ये 13 बनाम 100 है। हम स्पष्ट रूप से हर मामले में श्रेष्ठ थे। एचएच, ऐसा कैसे है कि हम ही यहाँ हार रहे हैं? ये क्या बकवास हो रहा है? एडेन ने सवाल किया, उसके चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। हाँ, आपको लगता है कि आप अपने उस दयनीय कृत्य से बच सकते हैं? हालांकि मिलियाना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बस आप प्रतीक्षा करें, नेता और अन्य लोग अब उन कष्टप्रद कमजोरियों को संभालने जा रहे हैं। तब तक मैं आपसे और इस कुतिया से यहीं निपटूंगा। एक बार जब वे खत्म हो जाएंगे तो यह आपका अंत होगा। हाथ उठाते ही मिलियाना की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का घेरा बन गया। वह अपना जादू चलाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मिलियाना को कुछ महसूस हुआ। किसी कारण से एक हॉल में जो चारों तरफ से पूरी तरह से घिरा हुआ था, उसे लगा कि उसके बाल हवा के कारण उड़ रहे हैं। हवा में तनाव अचानक बढ़ गया और फिर आखिरकार मिलियाना को एक आवाज़ सुनाई दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप 5 महान संतों को उन पर हमला करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मेलिया बोली, तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात सुनेंगे? तुम थोड़ा। मिलियाना ने जवाब दिया। हालांकि जैसे ही उसकी नज़र मेलिया पर पड़ी, वह ठिठक गई। मेलिया के बाल हवा में तैर रहे थे, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर की आभा कुछ सेकंड पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थी। मिलियाना, नीचे देखें। अचानक मिलियाना ने एडेन की आवाज़ सुनी। उसने नीचे देखा और महसूस किया कि फर्श खून से भरा हुआ था। मुझे इसका एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? मिलियाना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तैयार रहें,
मैं पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मेलिया ने चेतावनी दी और फिर उसका शरीर हवा में उड़ गया। वह उड़ान है, उसे दूर मत जाने दो, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। एडेन खड़े होते ही चिल्लाया और मेलिया की ओर दौड़ा, हालांकि इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता। हुश! एक रक्त स्पाइक उसके ठीक सामने आ गया, जिससे वह अपने रास्ते में ही रुक गया। उसने स्पाइक को काटने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, हालांकि जल्द ही एक और स्पाइक बन गया और उस पर फिर से हमला किया। वह चकमा दे गया और फिर महसूस किया कि 2 और स्पाइक थे, उसे निपटना पड़ा। ये क्या चीज़ है? वह इतनी आसानी से खून पर नियंत्रण कैसे कर सकती है? एडेन ने कई पिशाचों को रक्त को नियंत्रित करने में सक्षम देखा है, लेकिन रक्त को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने के लिए, भले ही वह एक महान ऋषि थी, फिर भी यह कैसे संभव था? अरे, तुम्हें लगता है कि उड़ने से तुम्हें मदद मिलेगी? मत भूलो, मैं मैना कल्टीवेटर भी हूँ। मिलियाना मुस्कुराई, फिर उसके हाथ पर एक जादुई घेरा बन गया। हालांकि मेलिया ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अपनी तलवार से उसने अपनी कलाई काट ली, उसका खून निकला और फिर उस घने खून की एक बूंद जमीन पर खून के ढेर पर गिर गई। चमगादड़, मेलिया अपने सामान्य भावहीन चेहरे के साथ बोली। फ्लैप फ्लैप फ्लैप। फिर मानो वह जीवित हो, जमीन पर खून हिल गया और खून से बने दर्जनों चमगादड़ आकाश में उड़ गए। मेलिया ने हल्के से अपनी उंगलियां मिलियाना की ओर बढ़ाईं। फ्लैप फ्लैप फ्लैप। लगभग 10 खूनी चमगादड़ मिलियाना की ओर दौड़े और उसे घेर लिया और फिर फौरना उनमें से एक चमगादड़ मिलियाना के चेहरे के ठीक सामने ब्लड मिस्ट में घुस गया। तब फट फट फट, एक एक करके सभी खूनी चमगादड़ फूट पड़े और मिलियाना के पूरे शरीर को खून से ढक दिया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मिलियाना गुस्से से दहाड़ने लगी। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अब अपना मन एकत्र नहीं कर सकती। उसके हाथ के ऊपर का जादुई चक्र टूट गया क्योंकि वह उसे कोई मन प्रदान नहीं कर सकी। फिर अचानक एच। एक खून का कील मिलियाना की जांघों में घुस गया। वह पीड़ा में चिल्लाए, अन्य 3 महान संतों का ध्यान आकर्षित किया जो नक्स की पत्नियों पर हमला करने वाले थे। मिलियाना, ज़ेवियन सदमे में चिल्लाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब के पीछे जो है वह ठीक उन्हीं की ओर देख रहा था। फिर पिशाच ने उन पर इशारा किया। उसके चारों ओर खूनी चमगादड़ चले गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। जमीन पर खून का गड्ढा भी उन चमगादड़ों का पीछा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मैं तुम्हें दूसरों से लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता, मेलिया शांत स्वर में बोली। अरे, ऐसा लगता है कि आप अपने कबीले के सदस्यों की बहुत परवाह करते हैं। विंदन को यह बात तुरंत समझ आ गई। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मेलिया ने बस अपना वाक्य दोहराया। अरे, बेशक, हम आपसे लड़ेंगे, विंदन मुस्कुराया। उसने अपने बगल में खड़े आदमी पर नजर डाली। वह वलीम था, जो नियति का अंतिम महान संत था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। अचानक विंदन की मुस्कान बुरी हो गई और वह चिल्लाया, हम आपके कबीले के साथियों को मारने के तुरंत बाद। विंदन के ये शब्द कहते ही वलीम आगे बढ़ गया, उसकी दिशा नक्स की महिलाओं की ओर। नक्स, जो कुछ मैना कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ रहा था और आसानी से आगे बढ़ रहा था, पलट गया। वह चाहता था कि यह लड़ाई अल्लूरा और मेलिया का शो बने, इसलिए वह ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर रहा था और चुप रहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह होगा। उसकी निगाहें अब भी पूरे युद्ध क्षेत्र पर थीं। हालांकि वह जल्दी से पीछे मुड़ा जैसे ही वह अपनी पत्नियों के बगल में टेलीपोर्ट करने वाला था। वह ठिठक गया। वलीम, वह आदमी जो अपनी पत्नी की ओर दौड़ रहा था, उसका शरीर नीचे गिर गया था और उसका सिर हवा में घूम गया। क्या एक महान ऋषि कल्टीवेटर का पतन हो गया था? अरे, बेशक, हम तुमसे लड़ेंगे, ठीक उसके बाद जब हम आपके कबीले के साथियों को मार देते हैं, यानी। अचानक विंदन की मुस्कान बुरी हो गई। वलीम, जो समझ गया था कि उसका नेता क्या करना चाहता है, एक्सीडोजेनेसिस के सदस्यों की ओर दौड़ा। मेलिया उनकी अपेक्षा से अधिक मजबूत थी। सबसे पहले उसने किसी तरह एडेन पर काबू पा लिया, जो एक बॉडी कल्टीवेटर था, और 30 सेकंड के भीतर उसने मिलियाना पर काबू पा लिया, जो कि कबीले में दूसरा सबसे मजबूत था, जो लीडर के ठीक बाद का स्थान था। ये परेशानी भरा था, इसलिए उन्होंने प्रतिद्वंद्वी से उलझने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि वह अपने कबीले के इन सदस्यों की परवाह करती है। फिर उसके साथ खिलवाड़ करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि जिन लोगों की वह परवाह करती है, उन्हें उसके सामने ही मार डाले। मन में यह विचार लेकर वलीम दौड़ पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसके सिर के ठीक ऊपर एक खून का टुकड़ा बना हुआ था। वलीम, जो उन महिलाओं की ओर दौड़ने और उन्हें मारने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी मौत के ठीक ऊपर थी और विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। स्लैश! उसका सिर काट दिया गया। थर्ड, वलीम का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह वलीम, विंदन की आंखें भय से फैल गईं। वह मेलिया की ओर मुड़ा और चेहरे पर भयावह भाव लाते हुए चिल्लाया, ये कैसे संभव है? रक्त निर्माण क्षमता केवल 10 मीटर के दायरे में ही काम करती है।
वह उससे कम 100 मीटर की दूरी पर है। आखिर उसने इतनी दूर से वह दरांती कैसे बनाई? और अगर उसने किया भी तो कोई महान संत इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वह दरांती इतनी मजबूत कैसे है? उन्होंने जोर से सवाल किया। अन्य 4 महान ऋषि भी आश्चर्यचकित रह गए। वलीम की मौत, ऐसा लग रहा था, सहज। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी आकस्मिक नश्वर व्यक्ति को मारने जितना आसान था। कैसे कैसे हुआ ऐसा कुछ? क्या मेलिया इतनी मजबूत थी? नक्स, जो किनारे से सब कुछ देख रहा था, उसने मेलिया की ओर देखा और याद किया कि कैसे उसने बेरहमी से उन जानवरों का वध किया था। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े खून पर पड़ी और वह मन ही मन बुदबुदाया, तो आखिरकार आपकी तैयारी पूरी हो गई। हो। पिशाच शक्तिशाली थे, हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली, तथापि रात्रि शासकों का वास्तविक आतंक केवल तभी दिखाया जाता है जब चारों ओर पर्याप्त खून हो। युद्ध के मैदान में जहां रक्त नदी की तरह बहता है, यहीं पर पिशाच सबसे मजबूत स्थिति में है। मेलिया के खिलाफ नक्स के द्वंद्व में नक्स को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी जब उसने मेलिया को कृत्रिम रूप से रक्त का एक पूल बनाने की अनुमति दी थी। बिना किसी बड़ी समस्या का सामना किए उस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र कारण ये था कि वह द्वंद्व युद्ध में था। मेलिया वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। हालांकि यहाँ चीजें अलग थीं। ये महान ऋषि, वे पूर्ण शक्ति का डरावना प्रदर्शन करने वाले थे। विंदन और अन्य महान संतों को अपने मित्र की मृत्यु पर शोक मनाने का कोई समय नहीं दिया गया। अधिक से अधिक रक्त स्पाइक्स जमीन से उठे और 4 महान संतों पर हमला किया। एडेन के अलावा, जो एक बॉडी स्टेज कल्टीवेटर था और अब उसका दिमाग साफ था, कोई भी अन्य महान संत इन स्पाइक्स के खिलाफ खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं थे। यदि उन्होंने एक पर ध्यान केंद्रित किया तो दूसरे ने हमला किया, यदि उन्होंने दूसरे पर ध्यान केंद्रित किया तो तीसरे ने उन पर हमला किया। वे सभी लगभग 5 से 6 ब्लड स्पाइक्स से घिरे हुए थे और इनमें से कोई भी ब्लड स्पाइक्स ऐसा नहीं था जिसे वे अनदेखा कर सकें। वे जीवन के लिए खतरा नहीं थे, हालांकि वे निश्चित रूप से इतने मजबूत थे कि उनकी सुरक्षा को भेद सकते थे और उन्हें धीमा कर सकते थे, उन्हें उस बिंदु पर ला सकते थे जहां वे भविष्य में खुले लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं होंगे। 3 महान संत एडेन के पीछे चले। एडेन, बॉडी कल्टीवेटर ने एक तरफ से स्पाइक्स के खिलाफ बचाव किया, जबकि विंडन और मिलियाना ने दूसरे हमलों से बचाव किया। दूसरी ओर जेवियन ने अपना जादू चलाया, उनके नीचे की जमीन हिल गई और ऊपर उठ गई। उन्होंने अपना खुद का आधार बनाया, एक ऐसा आधार जो उस कष्टप्रद खून से मुक्त हो। वह कुतिया, मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा, मिलियाना ने गुस्से में शाप दिया। उसके चारों ओर का मन हिल गया, उसने अंततः अपना जादुई घेरा बना लिया। विनाश के उग्र शॉट्स, एक 10 सितारा अग्नि मंत्र, हुश हुश हुश। क्षेत्र के चारों ओर अग्नि तत्व चले गए और आग के गोले का एक समूह बनाया। हालांकि ये फायरबॉल सामान्य फायरबॉल से भिन्न थे। ये आग की लपटों में फूटते हैं जो एक महान ऋषि को भी भस्म करने की क्षमता रखते हैं। एक एक करके मेलिया पर आग के गोले दागे गए। ईमानदारी से कहूं तो इस जादू के सामने एक महान पिशाच भी मुश्किल में पड़ जाएगा। आखिरकार यह मिलियाना का तुरुप का इक्का था। इसके प्रयोग से उसने लगभग 10 महान ऋषि मुनियों को हराया था। हालांकि अभी राज्य मेलिया में था, ऐसा कुछ कोई समस्या नहीं थी। हुश, मेलिया के बाल हवा में तैरने लगे, जमीन पर खून ऊपर उठ गया, जिससे मेलिया के पीछे एक विशाल दीवार बन गई। मेलिया ने अपनी उंगली आगे की ओर उठाई, रक्त की दीवार हिल गई और मिलियाना द्वारा दागे गए आग के गोलों को तेजी से निगल लिया। बम बम बम, आग के गोले फट गए। एक विस्फोट जो इतना तेज होना चाहिए था कि एक महान ऋषि को भी नुकसान पहुंचा सकता था। हालांकि इस बार फूटने और सभी जगह खून की धुंध फैलाने के अलावा ये और कुछ नहीं कर सका। मेलिया पूरी तरह से हानिरहित थी और यहाँ तक कि खून की दीवार, जो टूट गई थी, फिर से ठीक हो गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मिलियाना का तुरुप का इक्का मेलिया के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुआ। वह किस तरह का राक्षस है? मिलियाना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह खून की दीवार, इसने व्यवहारिक रूप से किसी भी चीज से मेलिया की रक्षा की। मिलियाना ने नीचे देखा, खून धीरे धीरे उनके आधार तक रेंग रहा था जैसे कि वह जीवित हो। इसने उसे भय से भर दिया। ये बेबसी का एहसास, इसने उसके शरीर को खा लिया। हालांकि मेलिया ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। हुश हुश, मिलियाना को कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें डरावनी हो गईं जब उसने देखा कि लगभग 10 विशालकाय रक्त भाले उन पर निशाना साध रहे थे। उसने मेलिया की ठंडी आंखों में देखा, फिर अचानक उसने देखा कि उसके होंठ मुड़ रहे हैं। कूदना! दूर कूदते ही मिलियाना चिल्लाई, बूम बूम बूम। जैसे ही ब्लड स्पीयर्स मिलियाना बेस पर गिरे और अन्य लोग खड़े थे, विस्फोटों की एक श्रृंखला देखी गई। मिलियाना, जो दूर कूद गई थी, ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि उनका आधार टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, दूसरों को ढूंढने की कोशिश की और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसकी तरह बाकी सभी लोग भी कूद गए थे। हाँ, वे सुरक्षित थे। परंतु फिर उसे कुछ महसूस हुआ। उसके हाथों पर एक चिपचिपा गर्म पदार्थ।
वह उसके पूरे अस्तित्व में भय का एक तीव्र झटका महसूस हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वह उस खून के ढेर के ठीक ऊपर बैठी थी जिससे वह दूर रहने की सख्त कोशिश कर रही थी।